उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार, श्री सुरेंद्र नागर सांसद राज्यसभा, डॉक्टर महेश शर्मा सांसद लोकसभा, श्री अमित चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, श्री पंकज सिंह, श्री विकास मिश्रा चेयरमैन राफे यम फ्रिप प्राइवेट लिमिटेड, श्री विवेक मिश्रा सीईओ, रेफी यम फिब्र के सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज, मेरे मीडिया की साथियों, देवियों व सज्जनों, आज रेफी यम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित की गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रिय विशाल मिश्रा और प्रिय विवेक मिश्रा, नोएडा, उत्तर प्रदेश की जनता और समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इन दोनों बच्चों ने कमाल किया है, करिश्मा किया है। मैं लगभग 6-6.5 वर्षों से डिफेंस के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, लेकिन कहीं पर इतने छोटी आयु के बच्चों को इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना और इनोवेटिव इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना, यह मैंने कहीं नहीं देखा। मंच पर बैठे हुए लोगों का आशीर्वाद तो इन दोनों बच्चों को प्राप्त है, लेकिन आप भी जितने आगे लोग बैठे हुए हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, कोई जनप्रतिनिधि हों, और मैं मंच के लोग पर बैठे हुए लोगों से अनुरोध करूंगा, कहां है विशाल मिश्रा, विवेक मिश्रा, दोनों लोग खड़े हो जाओ। एक बार इन दोनों बच्चों को खड़े होकर तालियां बजाकर आप लोग अपनी शुभकामनाएं दीजिए। खड़े होकर आते जाओ। बहुत अच्छा। साथियों, जितना मैं नोएडा को जानता हूं, मैं कह सकता हूं हमेशा नोएडा, और यही जब हमने आत्म देखा है तो उसका एक मजबूत हिस्सा आज हमें यहां भी नजर आया है। आज जितने भी बड़े बड़े इनोवेशंस यानी नवाचार हो रहे हैं, चाहे वह स्टार्टअप्स हों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों या हाई टेक सॉल्यूशंस की बात हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नोएडा हर जगह अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में यह नोएडा देश के विकास में और भी मजबूत भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यहां आकर जो अनुभव मुझे हो रहा है वह बिल्कुल अलग है और नया है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, फिजिक्स का मैं टीचर भी रहा हूं, और लंबे समय तक मैंने टीचिंग का भी काम किया है। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के हमारे युवाओं के नेतृत्व में देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी होती है। फिजिक्स के विद्यार्थी और एक शिक्षक होने के नाते मेरी हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो विषय होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से रुचि रही है। इसलिए जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का आग्रह विशाल और विवेक दोनों लोगों ने किया, तो मैंने तुरंत ही इस कार्यक्रम में आने की सहज रूप से अपनी सहमति दे दी थी। मैं विवेक और विशाल मिश्रा को पुनः बधाई देता हूं। आप दोनों ही एक प्रकार से डिफेंस सेक्टर में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के एक उदाहरण हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के की आप मिसाल हैं, माने वैज्ञानिक क्रांति की आप मिसाल हैं। हमें गर्व है हमारे बीच ऐसे नौजवानों पर जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों,
आप दोनों जैसे युवा न सिर्फ एक कंपनी खड़ी कर रहे हैं, बल्कि एक पूरी सोच और नई दिशा भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ चीजें इन लोगों ने बतलाई हैं, मैंने देखा कि सचमुच अन्य किसी स्थानों पर वह देखने को नहीं मिलेगा। मिला है हमको तो केवल यहां पर मिला है। और यह बात भी जो उन्होंने कही कि जब हमारा ड्रोन जब ऊपर फ्लाई करेगा तो चाहे अमेरिका में कोई सिस्टम बना लें अथवा चाहे चीन में बना लें, हमारे भारतीय ड्रोन को वह डिटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं पहचान कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह मैं समझता हूं कि एक विश्व की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर आप रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजिनस डिजाइन यानी घरेलू डिजाइन को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप दोनों की उपलब्धि केवल उद्योग जगत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत की यह उपलब्धि है। और आप दोनों लोगों ने, विकास मिश्रा और विशाल, 2017 में यानी 2017 में महज 10 लोगों के साथ मिलकर यह काम की शुरुआत की थी। मैं तो बिल्कुल अचंभित था। 10 लोगों को साथ मिलकर उन्होंने काम की शुरुआत की थी। और आज आप 600 से भी अधिक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के साथ मिलकर देश की सबसे इनोवेटिव एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से एक हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। रेफी एम फाइबर ने आज एक लंबा सफर तय कर लिया है। और मैं देख रहा था कि आपके एफर्ट से उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा जॉब जनरेट होंगे। 5,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा। साथियों, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोगों ने प्लांट का विजिट किया है। और वहां मैंने देखा है कि चाहे इंजन टेस्ट बेड हो, चाहे मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले जो फर्नेसेस हों, एडवांस कंपोजिट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन्स हों, स्वार्म ड्रोन्स हों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स हों, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तथा बड़े उन्नत किस्म के रिलायबल इक्विपमेंट हैं जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें देखकर मुझे इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस संस्थान में इस ध्येय वाक्य को अपने काम, इस संस्थान ने इस ध्येय वाक्य को अपने काम से साबित कर दिया है। इस संस्थान की पूरी टीम को, जितने भी आप सब टीम के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि संस्थान में निश्चित रूप से टीम स्पिरिट के साथ काम होता होगा। इतना बड़ा काम रुतबा जमाकर, दहशत पैदा करके नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ लेकर पूरी जितनी भी टीम है उसको परिवार की तरह साथ लेकर जो चलेगा वही यह काम कर सकता है। और साथियों, जब हम उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं तो मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर यहां दिलाना चाहूंगा। एक समय था जब इस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने कि कोई काम धाम करने के लिए जो सहजता, सरलता चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना तो बहुत दूर की बात, इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचना भी यहां लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी। यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात इस प्रकार के थे। अन्य भी जो सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। उसे गुंडे बदमाशों से भी जो एक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। अपराध, गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और न जाने कितनी चुनौतियां, मैं जानता हूं इस चीज को, इंडस्ट्रिस्ट के सामने मौजूद थे। लेकिन आज साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ
केवल मंच पर उपस्थित हैं इसलिए नहीं, मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तालियां बंद करिए, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है और यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। यहां स्टार्टअप की इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेस समिट हो रही हैं। मैंने कई बिजनेस समिट तो मैंने लखनऊ में देखी है स्वयं आपकी, और मैं कह सकता हूं देश के दूसरे राज्यों में भी बिजनेस समिट के जो कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे एक दो कार्यक्रमों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। माने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मैंने उस प्रकार का इन्वेस्टर्स के अंदर उत्साह नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा जो हमको उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिला था। यहां आपके नोएडा में भी आईटी पार्क और एरोस्पेस कंपनियां स्थापित हो रही हैं, फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट से नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ये सारे बदलाव आज ये जमीनी स्तर पर हमको देखने को मिल रहे हैं और योगी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं यह दौर सिर्फ नोएडा के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नया और सुनहरा अध्याय है। साथियों, आज जब देश के एक एरो इंजन टेस्ट बेड को जब राष्ट्र को समर्पित किया गया है तो मैं एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस और इसकी यूटिलिटी पर कुछ बातें आपसे यहां करना चाहूंगा। आमतौर पर एयरक्राफ्ट शब्द सुनकर हम सबके जेहन में तेजस, राफेल, फाइटर जेट्स, इन सब सारी चीजें जितने फाइटर प्लेन्स होते हैं उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ये सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन आज के दौर में इस बदलती दुनिया में मेरे साथियों, ड्रोन्स ने भी एरोस्पेस सेक्टर में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज ड्रोन्स का इस्तेमाल मैं कह सकता हूं उन जगहों पर भी किया जा रहा है जहां बड़े इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकते। रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उस कॉन्फ्लिक्ट को यदि माइन्यूटली आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, हुआ था और अब भी हो रहा है, होता रहता है। इसलिए आज के युग में ड्रोन्स के इंपॉर्टेंस को समझना और ड्रोन्स को युद्ध नीति माने अपनी जो वार पॉलिसी होती है उसमें शामिल करना यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। और साथियों, वैसे ड्रोन्स का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। ड्रोन का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। आपने अपने शुरुआती दिनों में जिसमें इसका प्रारंभ हो रहा था, ड्रोन्स केवल सर्विलेंस और जांच पड़ताल के लिए ही इसका इस्तेमाल होता था। फिर बाद में कुछ देशों ने कॉम्बैट ड्रोन्स डेवलप करना शुरू किया और सीमाओं पर होने वाली लड़ाइयों में इनका प्रयोग दुनिया के कई देशों ने प्रारंभ किया। जिन देशों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर दी है और वहीं कई देश इस दौड़ में पीछे भी छूट गए हैं। लेकिन आज रक्षा की दुनिया का सच एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स पर ही टिका हुआ है, कह सकता हूं, जो 6-6.5 वर्षों में मैंने देखा है, अनुभव किया। और यह हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पहले हमें ड्रोन्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन आज हम इसे खुद डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और हमारी इस प्रगति में भारत के अनेक एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत ही हमारे विशाल मिश्रा और विवेक मिश्रा जिस प्रकार का योगदान देने जा रहे हैं कि जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आदिकाल से लेकर बहुत लंबे समय तक, यानी लगभग 300 वर्ष पहले तक जमीन का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था। जमीन खेती के लिए हो, पशुओं को चारागाह के लिए हो या साम्राज्य विस्तार के लिए हो, हर युद्ध और विवाद का मेन कारण जमीन ही हुआ करती थी।
पूरी अर्थव्यवस्था भूमि यानी लैंड के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन 18वीं सेंचुरी के आते आते परिस्थितियां बदली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक व्यवस्था को लैंड से इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट कर दिया। कोयला, इस्पात, मशीन और फैक्ट्रियां, यह सब सारे विकास के नए पैमाने बन गए। पर पिछले 40-50 वर्षों में एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे आपने भी महसूस किया होगा कि आर्थिक व्यवस्था का केंद्र अब इंडस्ट्रीज से निकलकर आर्थिक व्यवस्था का केंद्र अब इंडस्ट्रीज से निकलकर टेक्नोलॉजी की ओर आ गया है। आईटी रिवॉल्यूशन ने यह परिवर्तन शुरू किया है और उसके बाद मोबाइल टेलीफोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। इन सबने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को गहराई से प्रभावित किया है। इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता। टेक्नोलॉजी ने तो वैसे मानव जीवन को बहुत सुविधाएं और संपन्नता दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहां संपन्नता दी है, सुविधाएं दी हैं, वहीं चुनौतियां भी दी हैं। और आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि यह दो हिस्सों में बट रही है, टेक्नोलॉजी हैव्स और टेक्नोलॉजी हैव नॉट्स। टेक्नोलॉजी हैव्स वे दोस्त हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी बढ़त बना ली है। वहीं टेक्नोलॉजी हैव नॉट्स में वे देश हैं जो कि इस दौड़ में पीछे छूट गए हैं। और इन दोनों के बीच विकास की खाई इतनी गहरी होती जा रही है जितनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। कई देश और उनकी कंपनियां दिन रात प्रोग्रेस कर रही हैं, जबकि कुछ देश अभी भी सीढ़ी की निचले पायदान पर ही खड़े हैं। यह स्थिति टेक्नोलॉजी इंपेरियलिज्म यानी तकनीकी साम्राज्यवाद जिसे कहते हैं का रूप ले चुकी है। कभी साम्राज्यवाद धन और भूमि पर अधिकार जमाने से बढ़ता था, आज यह टेक्नोलॉजी का डोमेन जो है तो टेक्नोलॉजी डोमेन पर अधिकार जमाने से बढ़ रहा है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज की स्थिति को देखते हुए। साथियों, आज हम यह देख रहे हैं कि दुनिया में इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का नया स्वरूप सामने आया है। पहले यह केवल धन और भूमि तक ही सीमित था, यह साम्राज्य वहीं तक सीमित हुआ करता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और नॉलेज के क्षेत्र में यह दिखाई दे रहा है। वैसे तो भारत किसी भी साम्राज्यवाद पर भरोसा नहीं करता है। भारत के अतीत के पन्नों को पलटकर आप देखें तो सहज रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य तो बराबर यही रहा है कि हम सब एक साथ सबको साथ लेकर चलें और साझा विकास को बढ़ावा दें। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि भारत को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यानी तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। और यही वह रास्ता है जिससे हम अपने हित सुरक्षित रख सकते हैं और विश्व में भी हम अपना योगदान कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम लगातार इस क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं और आज स्टार्टअप हमारी आशाओं को साकार कर रहे हैं। और आप भी, जहां तक मेरी जानकारी है, विशाल मिश्रा भी पहले स्टार्टअप रहे हैं, वहीं से अपनी जर्नी प्रारंभ किया है। यह करिश्मा जो आज आप लोग देख रहे हैं, स्टार्टअप के रूप में ही इन दोनों भाइयों ने प्रारंभ किया था। आप सबसे भी मेरा आह्वान है कि इस ऊर्जा, इस जोश और विजन को किसी भी सूरत में कम न होने दें। देश का भविष्य आप जैसे नए इनोवेटर्स यानी नवाचारियों के हाथों में है, यह बात मैं कह सकता हूं। और साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, एक देश के रूप में भारत की स्थिति कभी आसान नहीं रही। हम कई दशकों तक टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम के शिकार रहे, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या हाईटेक डिफेंस सेक्टर हो। बड़ी शक्तियों ने हमें रोकने का प्रयास किया है, लेकिन भारत ने कभी अपनी हार नहीं मानी है। और आप सबको याद होगा कि 1998 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, तो उस समय सारी दुनिया के कितने प्रतिबंध हमको झेलने पड़े थे। पर यह बात भी उतनी ही सही है कि हमें रोकने के लिए चाहे जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हों, लेकिन भारत की जिजीविसा यानी कुछ कर गुजरने की यह तड़पन कभी भी भारत की समाप्त नहीं हुई है और भविष्य में भी किसी भी सूरत में नहीं होगी। और यही कारण है कि आज भारत
विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मेडिकल एग्रीकल्चर और आईटी, और विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर में एक उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में सारी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और साथियों, एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं कि बदलती दुनिया में आत्मनिर्भरता के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होना यह आज की आवश्यकता भी है, यह हमको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। और आज मुझे गर्व है कि आत्मनिर्भरता की जो हम तस्वीर यहां देख रहे हैं, उस तस्वीर को गढ़ने में रेफी यम फाइबर जैसी कंपनियां अपना बड़ा योगदान दे रही हैं। आज जब रेफीयम फाइबर जैसी कंपनियां इंडिजिनस एरो इंजन, एडवांस्ड एलॉयज और कार्बन फाइबर कंपोजिट्स बना रही हैं, तो यह दिखाता है कि आत्मनिर्भरता का जो हमारा नारा है वह जमीनी स्तर पर अपने परिणाम दिखा रहा है। इस आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो हमारे देश के नौजवान हैं, जिनमें जिज्ञासा भी है, जिनमें जज्बा भी है, और कुछ कर दिखाने की जिनके मन के अंदर तड़पन भी है। मैं एक बात और आपको बताऊं, मुझे सुखद अनुभूति हुई जब मुझे यह बताया गया, रेफीयम फाइबर और डीआरडीओ के सहयोग से मात्र 14 महीनों में बने 3 प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल किए गए थे। और यह किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसे मानता हूं। इससे बड़ा अचीवमेंट किसी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए और दूसरा क्या हो सकता है। और यह इस बात का परिणाम है कि भारत अब तकनीकी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं है। मैंने कह दिया कि नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम सबने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सबने देखा, जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं दोस्तों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आई तो हमारी सेनाओं के शौर्य का जिक्र भला कैसे नहीं होगा। हमारी सेनाओं ने 22 मिनट के अंदर काम तमाम कर दिया। आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को आईना ही नहीं दिखाया, आईना के अलावा भी जो कुछ भी करना चाहिए सब कर डाला, जिसकी उनको कभी कल्पना भी नहीं थी। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है। मुझे गर्व है कि हमारे सशस्त्र बलों ने इतनी तेजी से हमारे युवाओं और हमारी इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए यह सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स, यह सब सारे उपकरण, ऑपरेटर्स उन्होंने अडॉप्ट किया है, बनाया है। और साथियों, जब 2014 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार केंद्र में आई, तो प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर का संकल्प लिया। और उस समय हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि हम केवल उन्हीं बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहें जो परंपरागत रूप से डिफेंस सेक्टर में काम करती रही हैं, और दूसरा रास्ता यह था कि हम नए विचारों और नई ऊर्जा से भरे हुए उद्यमियों जैसे विशाल मिश्रा, विकास मिश्रा, इन्हें क्षेत्र में हम आने का अवसर दें। हम दोनों रास्तों को संतुलित रूप से अपनाया है, और एक और बड़ी कंपनियों को सहयोग देकर हमने उनकी क्षमता को और मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप्स और यंग इनोवेटर्स को भी आमंत्रित किया, ताकि वे अपनी नई सोच और नई तकनीक के दम पर रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकें। और इसी दिशा में हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी शुरू किया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है, और डीआरडीओ और अन्य रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को नए संसाधन और सहयोग भी दिया है। आईडेक्स और अदिति जैसी स्कीम्स भी लॉन्च की। मैं इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर हमारे इंजीनियर्स और बहुत सारे ऐसे इनोवेटर्स भी बैठे हैं जो काम कर रहे हैं,
उनमें मोर देन 90% लोगों को इन सब सारी चीजों की जानकारी होगी। हमने यह सब इस सोच के साथ किया कि आज जिन स्टार्टअप्स को अवसर दिया जा रहा है वही आने वाले 15-20 वर्षों में ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे जो भारत की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और आज मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे वो सारे प्रयास रंग ला रहे हैं। और मुझे जानकर भी बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई है मेरे मित्रों कि हमारे रेफी एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड रक्षा मंत्रालय की अत्यंत प्रतिष्ठित स्कीम आईडेक्स की विजेता भी रही है। और यह उपलब्धि केवल आपके व्यक्तिगत परिश्रम और लगन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण राष्ट्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं इन दोनों नौजवानों को अपनी तरफ से फिर बधाई देता हूं। और आईडेक्स स्कीम देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। और इसका विजेता बनना अपने आप में यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इनकी कामयाबी को देखकर बाकी युवाओं को न केवल प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि यह सीखना भी चाहिए कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। साथियों, इससे यह भी पता चलता है कि हमारी सरकार ने जो इनिशिएटिव्स हैं वो उन नौजवानों को मौका दे रहे हैं जो इनोवेशन और साथ ही साथ डिफेंस के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत का सिरमौर बनने की क्षमता रखते हैं। साथियों, आज का यह अवसर केवल एक कंपनी की उपलब्धि का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की पहचान है जो अपने सामर्थ्य पर विश्वास करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हम सबको यह समझना होगा कि 21वीं सदी की असली ताकत वही देश बनेंगे जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को अपने समाज और संस्कृति के साथ जोड़ पाएंगे। और मुझे गर्व है यह कहते हुए कि भारत इस ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा अंत में कि आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि विश्व में टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और रक्षा सामर्थ्य के क्षेत्र में हम भारत को अग्रणी बनाकर ही दम लेंगे। इसी विश्वास और इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः विशाल और विवेक, इन दोनों नौजवानों को फिर से हृदय से बधाई देते हुए और साथ ही आयु में बड़ा हो इसलिए आशीर्वाद भी देते हुए, वैसे आशीर्वाद तो आपको योगी जी का मिल चुका है, मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।